रात के 9 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन गुप्ता निवास के अंदर का माहौल बाहर के तूफान से भी ज़्यादा खौफनाक था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। दाल की कटोरी फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी और पीली दाल सफ़ेद टाइल्स पर किसी नक्शे की तरह फैल गई थी। कमरे के बीचों बीच खड़ी 26 साल की शिखा का गाल लाल पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो सिसक नहीं रही थी। वो बस शून्य में घूर रही थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि अभी अभी क्या हुआ है। उसका पति विपिन गुस्से से हाँफ रहा था। उसकी मुट्ठियां अभी भी भिजी हुई थी। विपिन ने चिल्लाकर कहा, 1000 बार कहा है कि जब मैं ऑफिस से आऊं तो तौलिया और पानी तैयार रखा करो। दिन भर घर में करती क्या हो तुम? एक भी काम ठीक से नहीं होता। शिखा ने होठ भींचे। उसने कहना चाहा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे 102 डिग्री बुखार था। फिर भी उसने खाना बनाया था। लेकिन वो कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही विपिन की माँ सुमित्रा देवी अपने कमरे से बाहर निकली। सुमित्रा देवी 60 साल की एक सख्त मिजाज महिला थी। घर में उनकी आवाज़ पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उन्होंने फर्श पर पड़ी दाल देखी, फिर शिखा का सूजा हुआ गाल और अंत में अपने बेटे का लाल चेहरा। माहौल में सन्नाटा था। शिखा को लगा कि अब सासू माँ उसे ही डांटेंगी, जैसा कि अक्सर होता आता था, और वही हुआ। सुमित्रा देवी शिखा के करीब आई और तीखे स्वर में बोली, अरे बहू, ऐसे काम ही क्यों करना कि पति को हाथ उठाना पड़े। ये सुनते ही विपिन के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि माँ उसके पक्ष में है। उसने अपनी शर्ट की कॉलर ठीक की और सोफे पर धप्प से बैठ गया। देखो माँ, समझाओ इसे, मैं दिन भर खट के आता हूँ। और ये महारानी? शिखा का दिल टूट गया। जिस घर को उसने 3 साल खून पसीने से सींचा, आज वहाँ उसे पिटने के बाद ये सुनने को मिल रहा था कि गलती उसी की है। वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। रुको! सुमित्रा देवी की आवाज़ ने शिखा के कदम रोक दिए। मैंने जाने को कहा तुम्हें। शिखा वहीं जम गई। सुमित्रा देवी ने एक कुर्सी खींची और विपिन के ठीक सामने बैठ गई। बैठ जा बहू। सुमित्रा ने इशारे से शिखा को सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। शिखा डरते डरते बैठ गई। सुमित्रा देवी ने विपिन की आंखों में देखा। उनकी आवाज़ अब ऊंची नहीं, बल्कि बेहद शांत और ठंडी थी। विपिन, तूने अभी मेरी बात सुनी ना? मैंने बहू से कहा कि ऐसे काम ही क्यों करना कि पति को हाथ उठाना पड़े। विपिन ने सिर हिलाया। हाँ माँ, वही तो, इसे तमीज़ ही नहीं है। चुप! सुमित्रा ने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरी बात पूरी नहीं हुई विपिन। सुमित्रा देवी ने शिखा की तरफ देखा। बहू, मैंने इसीलिए कहा कि ऐसे काम क्यों करना, जैसे कि अपनी बीमारी छिपाकर रोटियां बनाना, जैसे कि बिना किसी छुट्टी के 365 दिन इस घर को साफ रखना, जैसे कि अपनी एमए की डिग्री संदूक में बंद करके इस घर की इज्जत संभालना। ये सब काम ऐसे ही तो है जो एक कमज़ोर पति को डरा देते हैं, और जब पति डरता है, अपनी कमियों से घबराता है, तो वो हाथ उठाता है। कमरे में बिजली गिरने जैसा सन्नाटा छा गया। विपिन की मुस्कान गायब हो गई। शिखा ने चौंक कर अपनी सास की ओर देखा। सुमित्रा देवी अब विपिन की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में वो ममता नहीं थी जो विपिन अक्सर देखता था। वहाँ एक औरत का स्वाभिमान जल रहा था। तुझे क्या लगा विपिन, मैं कहूँगी कि दाल गिर गई तो थप्पड़ मारना जायज़ है? तू भूल गया कि तेरी माँ भी एक औरत है। जिस हाथ से तूने आज शिखा को मारा है, उसी हाथ को बचपन में जब चोट लगती थी तो मैं रात रात भर नहीं सोती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उस हाथ को पाल पोस कर इतना मजबूत कर रही हूँ कि वो एक दिन एक निहत्ती औरत पर उठेगा। विपिन ने हकलाते हुए कहा, माँ, आप समझ नहीं रही हो, इसने जुबान लड़ाई है। जुबान? सुमित्रा देवी खड़ी हो गई। जुबान तो अभी मैंने भी लड़ाई है। मुझ पर भी हाथ उठा दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई विपिन? ये घर मेरे पति ने बनाया था, जो फौज में थे। वो जंग में दुश्मनों को मारते थे, लेकिन घर आकर मेरी आवाज़ ऊंची होने पर भी वो मुस्कुराकर बात टाल देते थे, क्योंकि वो मर्द थे। और तू सिर्फ एक नर है। मर्द बनने में तुझे अभी बहुत वक्त लगेगा। विपिन शर्मिंदा होने की बजाय गुस्से में खड़ा हो गया। माँ, आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। आजकल की औरतों को सर चढ़ाओगी तो यही होगा। मैं इस घर का बेटा हूँ, मैं जो चाहूँ। बेटा है, मालिक नहीं। सुमित्रा देवी ने दीवार पर टंगी अपने दिवंगत पति की तस्वीर की ओर इशारा किया। इस घर की मालकिन मैं हूँ, और मेरे घर का एक नियम है, यहाँ जानवरों के लिए कोई जगह नहीं। जानवर? विपिन चिल्लाया। हाँ, जानवर, जो सिर्फ गुर्राना और काटना जानते हैं। इंसान वो होता है जो अपने साथी का दर्द समझे। शिखा को 102 डिग्री बुखार है। तूने आते ही उसका माथा छुआ? तूने पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं?
नहीं, तुझे सिर्फ अपना तौलिया और पानी दिखा। स्वार्थी हो गया तू विपिन। सुमित्रा देवी शिखा के पास गई। उसका चेहरा ऊपर उठाया, गाल पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। सुमित्रा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से शिखा के आंसू पोंछे। शिखा, जा अंदर, अपना सामान पैक कर, सुमित्रा ने आदेश दिया। विपिन हंस पड़ा। देखा, मुझे पता था माँ, अब निकालो इसे घर से आप। 2 दिन मायके में रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सुमित्रा देवी विपिन की तरफ पलटी और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, तुझे गलतफहमी हुई है विपिन, शिखा कहीं नहीं जा रही, सामान तुझे पैक करना है। विपिन को लगा उसने गलत सुना है। क्या सुना नहीं तूने? निकल जा मेरे घर से। सुमित्रा देवी की आवाज़ में शेरनी जैसी दहाड़ थी। ये घर, ये छत, ये दीवारें, ये सब एक सुरक्षित पनाहगार है। यहाँ कोई भी ऐसी औरत नहीं रहेगी जो डरे, और कोई भी ऐसा मर्द नहीं रहेगा जो डराए। जब तक तू माफ़ी नहीं मांगता और ये साबित नहीं करता कि तू सुधर गया है, तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। माँ, आप पागल हो गई हैं? एक थप्पड़ के लिए आप अपने इकलौते बेटे को निकाल रही हैं? विपिन अविश्वास में था। वो एक थप्पड़ नहीं था विपिन, वो एक शुरुआत थी। सुमित्रा देवी ने गंभीरता से कहा, पहली बार गलती होती है, दूसरी बार आदत बन जाती है, और तीसरी बार वो हक बन जाता है। मैं तुझे वो हक बनाने का मौका ही नहीं दूंगी। मेरे लिए मेरा बेटा प्यारा है, लेकिन किसी और की बेटी की इज्जत उससे ज़्यादा प्यारी है। अगर आज मैं चुप रही तो कल जब मेरी पोती होगी और उसके साथ ऐसा होगा तो मैं किस मुंह से उसका साथ दूंगी? विपिन ने अपनी माँ के चेहरे पर वो दृढ़ता देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे समझ आ गया कि ये कोई धमकी नहीं, एक फैसला है। शिखा, अगर ये माफ़ी न मांगे तो पुलिस को फ़ोन कर, मैं गवाही दूंगी। सुमित्रा देवी ने शिखा के हाथ में अपना फ़ोन थमा दिया। विपिन का अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। उसे अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपनी ही नज़रों में अपनी औकात समझ आ गई थी। वो जानता था कि सुमित्रा देवी जो कहती हैं वो करती हैं। वो धीरे से शिखा के पास गया। उसका सिर झुका हुआ था। शिखा, मुझे माफ़ कर दो। विपिन की आवाज़ काँप रही थी। गुस्से में पता नहीं चला। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद। शिखा चुप रही। उसने सास की तरफ देखा। सुमित्रा देवी ने कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, उस उसूल से मांग जो तूने तोड़ा है। और सुन ले विपिन, आज रात तू सोफे पर सोएगा और शिखा मेरे कमरे में सोएगी। तुझे सोचना होगा कि तूने क्या खोया है। ये थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पे नहीं, हमारे परवरिश और संस्कारों पर भी लगा है। उस रात घर में खाना नहीं बना, लेकिन उस घर की नींव पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई थी। देर रात जब शिखा सुमित्रा देवी के कमरे में लेटी थी तो उसने धीरे से पूछा, माँ जी, आपने अपने सगे बेटे के खिलाफ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? वो नाराज़ होकर हमेशा के लिए जा भी सकता था। सुमित्रा देवी ने शिखा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, अगर मैं आज बेटे का पक्ष लेती तो मैं एक माँ तो रह जाती, लेकिन एक औरत मर जाती। और याद रखना, जो समाज औरत के आंसुओं पर चुप रहता है वो समाज शमशान से भी बदतर है। मैंने उसे नहीं निकाला, मैंने उसके अंदर के हैवान को निकाला है, ताकि कल जब वो आईने में देखे तो उसे एक इंसान नजर आए। शिखा ने अपनी सास को गले से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि असली माँ वो नहीं होती जो सिर्फ जन्म देती है, बल्कि वो होती है जो इज्जत से जीना सिखाती है। उस एक थप्पड़ की गूंज ने उस घर के सारे समीकरण बदल दिए थे। विपिन सुधर गया था, डर से नहीं बल्कि उस सम्मान के लिए जो उसने अपनी माँ की आंखों में खो दिया था, और इसे पाने के लिए उसे अब ताउम्र तपस्या करनी थी। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है या औरत को ही झुकना चाहिए, लेकिन सुमित्रा देवी जैसी सास समाज को बताती है कि हिंसा का कोई बहाना नहीं होता। गलत गलत ही होता है, चाहे वो करने वाला अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।